आई एम सीनू एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनू ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए हमारी यहाँ 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण कंटिन्यू चल रही है और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 6th चैप्टर सॉइल यानी मृदा। इसके फर्स्ट 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे 3rd पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉइल में जो हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें हमने की थी एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा। आज हम करेंगे ब्लैक, रेड एंड येलो सॉइल यानी काली, लाल और पीली मिट्टी। सबसे पहले हम लेंगे ब्लैक सॉइल को। देखिए ब्लैक सॉइल काली मिट्टी कैसे बनी, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकतम भाग पर, मतलब जो हमारा पेनिनसुलर एरिया में जो दक्कन प्लेट्यू है वहां पर अधिकतर जो है वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी बनी कैसे? देखिए जो दक्कन का पठार जहां पर, मतलब जो हमारा पेनिनसुलर एरिया है वहां पर वोल्केनिक इरप्शन के कारण अंदर से लावा निकला। लावा बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, वो वहां पर ठंडा हो गया, वहां पर उसके प्लेट्यू बन गए। तो इस तरह से वहां पर टोटली क्या पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है, क्योंकि उसका फॉर्मेशन क्या है, जमीन में से हुआ है। तो लावा बाहर निकल कर क्या ठंडा हुआ, तो इस तरह से वहां पर जो जितने भी जो गड्ढे थे किससे भरे हुए हैं, वो ब्लैक सॉइल से भरे हुए हैं वहां पर लावा के जमाव के कारण। तो काली मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकतर भागों पर पाई जाती है। अगर हम देखिए, अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री उठाकर देखें तो उसी से हमें ये पता चलता है कि इन स्थानों पर क्या हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ है और वोल्केनिक इरप्शन के कारण जमीन के नीचे से क्या निकली, ब्लैक, जो लावा निकला क्या है वो ब्लैक कलर का। तो इस तरह से वहां पर लावा के कूल डाउन होने के कारण टोटली वहां पर दक्कन प्लेट्यू पर किस टाइप की हमें सॉइल पाई जाती है, वहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग पाए जाते हैं। देखिए अगर हम काली मिट्टी को देखें तो यहाँ पर कुछ तो महाराष्ट्र का पार्ट हो गया, यहाँ पर गुजरात का पार्ट हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर तमिलनाडु के कुछ भाग। देखिए इन स्थानों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इन स्थानों पर क्या है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। टोटली यहाँ पर क्या है, वोल्केनिक इरप्शन के कारण यहाँ पर टोटली ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और तमिलनाडु के कुछ भाग, मतलब कुछ पार्ट्स पर तमिलनाडु के ब्लैक सॉइल पाई जाती है और महाराष्ट्र के भी कुछ भाग पर, गुजरात और आंध्र प्रदेश। इस तरह से गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में गहरी काली मृदा पाई जाती है। देखिए गोदावरी और कृष्णा नदी, यहाँ पर जैसे महानदी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो इस तरह से गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों में और दक्कन के पठार का उत्तर पश्चिमी, मतलब जो यहाँ पर जो ये दक्कन का पठार है इसका जो उत्तर पश्चिमी भाग, ये जो भाग है इन भागों पर गहरी काली मिट्टी क्या है, पाई जाती है। तो इस तरह से ब्लैक सॉइल का जो हम अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ब्लैक सॉइल किससे पैदा हुई, वो लावा के निकलने से वहां पर बनी है। देखिए इन मृदाओं को रेगर और कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए एक तो रेगर इसका नाम रखा गया है, दूसरी कपास वाली काली मिट्टी यानी कॉटन सॉइल, कॉटन ब्लैक सॉइल भी इसको कहा जाता है। कॉटन ब्लैक सॉइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काली मिट्टी में क्या है, कॉटन सबसे ज्यादा फलता फूलता है। सबसे ज्यादा जो कॉटन का जो एग्रीकल्चर है वो ब्लैक सॉइल में ही किया जाता है। तो इस तरह से उसी के नाम पर इसका क्या है, कॉटन ब्लैक सॉइल नाम भी पड़ गया। आमतौर पर काली मृदाएं मृण्मय, गहरी, अपारगम्य होती हैं। देखिए जो काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, वो कैसी होती है, मृण्मय यानी क्लेई सॉइल होती है, गहरी, मतलब काफी डेप्थ तक होती है। डेप्थ तक जैसे वो लावा जब नीचे से निकला तो जितने भी वहां पर जो गहराई थी, जो घाटियां थी, जो मतलब गहरे गड्ढे थे, वहां पर क्या है वो अंदर तक वो डिपॉजिट हो गया उसका लावा का और वहीं पर क्या है वो ठंडा हो गया। उसी से क्या है वहां पर डेप्थ तक ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और अपारगम्य, अपारगम्य मतलब इम्परमिएबल, इम्परमिएबल होती है कि जिसमें पानी जो है जल्दी से आर पार ना हो सके। मतलब अगर आप ब्लैक सॉइल पर ऊपर से पानी डालोगे तो एकदम वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती। तो इस तरह से क्या होती है, अपारगम्य होती है, मृण्मय होती है और डेप्थ तक यानी गहरी होती है। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। देखिए जब बारिश का मौसम होता है, जब बारिश ब्लैक सॉइल पर पड़ती है तो ब्लैक सॉइल कैसी हो जाती है, फूल जाती है, चिपचिपी हो जाती है। जैसे जैसे घरों में हम क्या कहते हैं, आटा गूंथते हैं। आटा गूंथने के बाद अगर उस आटे को आप धूप में रखोगे तो क्या है, उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, जब वो मतलब भीगती है तो उस टाइम पर वो क्या है, फूल जाती है और सूखने पर
सिकुड़ जाती है। जब वो ग्रीष्म ऋतु में यानी शुष्क ऋतु में जब वो सूखती है तो उसमें क्या है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तो इसमें क्या है, चौड़ी दरारें पड़ जाती सूखने में। ग्रीष्म ऋतु में ऐसा लगता है इसमें सेल्फ प्लोइंग हो रही है। देखिए जो जुताई होती है खेतों की, तो गर्मी की ऋतु में क्या है, जब वो सिकुड़ जाती है तो उसमें चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ने से क्या है, ऐसा लगता है कि उसमें अपने आप क्या है, सेल्फ प्लोइंग हो गई हो। देखिए प्लोइंग क्यों करते हैं, खेतों को जोता क्यों जाता है, खेतों को इसलिए जोता जाता है क्योंकि जो उसकी मिट्टी होती है जब वो उसको जोतते हैं तो वो मतलब फुली फुली सी मिट्टी हो जाती है, जिससे उसमें क्या है, एयर और ऑक्सीजन उसकी मिट्टी के अंदर चली जाती है। तो इसमें सेल्फ प्लोइंग इसको इसलिए कहा गया है कि गर्मी की ऋतु में दरारें जब चौड़ी हो जाती है तो बिना प्लोइंग के क्या है, अपने आप एयर और ऑक्सीजन सॉइल के अंदर चली जाती है, इसीलिए उसको बोला जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में ब्लैक सॉइल में सेल्फ फ्लोइंग हो जाती है। देखिए काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है, मतलब उसमें जो मॉइस्चर है वो लंबे टाइम तक रहता है, जल्दी से मॉइस्चर खत्म नहीं होता, जल्दी से वो क्या है, ड्राई नहीं हो पाती, जिसके कारण विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती है। देखिए जो वर्षाधीन फसलें होती हैं जिनको क्या है, पानी की ज्यादा जरूरत होती है, वे फसलें अगर ब्लैक सॉइल में उगाई जाए तो क्या है, वे ऋतु क्या है, शुष्क ऋतु में भी, गर्मी की ऋतु में भी उनमें क्या है, नमी बनी रहती है, वहां से वो मॉइस्चर को लेती रहती हैं और क्या है, वो फ्लरिश होती रहती है, फलती फूलती हैं। इस तरह से काली मृदा में क्या है, नमी को ग्रहण करने की अक्षमता ज्यादा होती है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में क्या है, अगर हम उसका केमिकली अगर देखें तो केमिकली उसमें क्या क्या पाया जाता है, काली मृदा में चूना यानी लाइम पाया जाता है, उसमें आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, एल्यूमिना पाया जाता है। ये तत्व क्या है, काफी अधिक मात्रा में ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं। इनमें पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है। देखिए ब्लैक सॉइल सेकंड नंबर पर आती है, फर्स्ट हमारी एलुवियल सॉइल है जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, सेकंड क्या है, ब्लैक सॉइल है जो फर्टाइल होती है, इसमें पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है। इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीव पदार्थों की कमी होती है। देखिए इन न्यूट्रिएंट्स की इसमें कमी होती है ब्लैक सॉइल में। और इसका रंग, अगर हम ब्लैक सॉइल का कलर देखें तो कैसे कलर उसका किस किस के बीच में रहता है, गाढ़े काले यानी डार्क ब्लैक से ग्रे यानी जो स्लेटी रंग होता है, ग्रे कलर होता है, उसके बीच जो विभिन्न आभा यानी डार्क ब्लैक से ग्रे कलर के बीच में जो डिफरेंट जो शेड होती हैं, उन शेड क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों पर जो ब्लैक सॉइल है उसके कलर में क्या है, वेरिएशन पाए जाते हैं, अलग अलग शेड के कलर पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो ब्लैक सॉइल है ये क्या है, हमारे जो नीचे वाला हमारा एरिया है, साउथ वाला एरिया है, पेनिनसुलर एरिया, वहां पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। दक्कन प्लेटू विशेष रूप से वहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, क्योंकि ब्लैक सॉइल किस कारण से पैदा हुई, ब्लैक सॉइल पैदा हुई वोल्केनिक इरप्शन के कारण। अंदर से जब लावा निकला, बाहर निकलकर जब वो लावा ठंडा हो गया, उसके ठंडा होने से बनी है ब्लैक सॉइल। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पीली और लाल मृदा की, यानी येलो एंड रेड सॉइल। पहले रेड सॉइल को लेंगे। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां पर रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। देखिए रवेदार आग्नेय चट्टान क्या होती हैं, जो रवेदार मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में जो क्रिस्टलाइज्ड होती है, मतलब ये जो लाल मिट्टी होती है, मतलब जो रवेदार आग्नेय चट्टान होती है, ये मतलब क्रिस्टलाइज यानी यूनाइटेड सॉइल होती है। ये इसके अलग अलग कण के रूप में ये नहीं होती, एक स्लैब के रूप में होती है, मतलब स्लैब इसका बनता है। तो जो आग्नेय चट्टान होती है, देखिए जो इग्नियस रॉक होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक इंट्रूसिव होती है, एक एक्सट्रूसिव होती है। जो इंट्रूसिव होती है वो मतलब जमीन के अंदर ही होती है, मतलब वो जो जैसे लावा निकलता है तो जमीन के अंदर ही रह जाता है और वहीं पर वो प्रेशर के कारण क्या है, वहीं पर वो ठंडी होती है, प्रेशर के कारण क्या है, वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, पूरा क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है उसका, तो वो होती है इंट्रूसिव। और जो एक्सट्रूसिव होती है वो लावा जमीन के बाहर निकलकर ठंडा होता है और उसके ठंडा होने के कारण, मतलब जो एक्सट्रूसिव होती है वो इतनी क्रिस्टलाइज्ड नहीं होती जितना इंट्रूसिव होती है। फिर भी उसका जो मतलब क्रिस्टलाइज्ड तो होती है लेकिन इंट्रूसिव जितनी नहीं होती। तो उन जो एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक होती है उसके ऊपर डेवलप होती है रेड सॉइल। तो इस तरह से लाल मृदा का विकास मतलब रवेदार आग्नेय चट्टानों के ऊपर ये पाई जाती है। और दक्कन के पठार के पूर्वी यानी जो दक्कन प्लेट्यू है उसका ईस्ट वाला पार्ट
और साउथ वाला पार्ट जहां पर कम वर्षा होती है, जो मतलब जहां पर जो वृष्टि छाया प्रदेश है, वहां पर क्या है, उन क्षेत्रों में लाल मृदा का विकास होता है, वहां पर लाल मृदा पाई जाती है। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दोमटी मृदा पाई जाती है। देखिए जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसका गिरिपथ का मतलब होता है जो फुट हिल्स होता है, मतलब जैसे ये हमारा वेस्टर्न घाट है। इस वेस्टर्न घाट का जो ये वाला एरिया है, जो उसका गिरिपथ है, वहां पर एक लंबी पट्टी के रूप में क्या है, लाल दोमटी मृदा यानी ये रेड सॉइल वहां पर पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में पाई जाती हैं और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भाग में, मतलब जो गंगा का मैदान है इसके दक्षिणी भाग में, और इधर ओडिशा में और छत्तीसगढ़ के इलाकों में ये लाल और पीली दोनों टाइप की मृदा पाई जाती है। देखिए इस मृदा का लाल रंग रवेदार आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। इसका रेड कलर क्यों होता है? देखिए यहाँ पर जो क्रिस्टलाइट जो इग्नियस रॉक्स होती हैं और जो मेटामॉर्फिक यानी जो कायांतरित चट्टानों में जो आयरन होता है, जो लोया होता है, उसके डिफ्यूजन के कारण, उसके व्यापक विसरण के कारण, जब वो जो आयरन होता है जो डिफ्यूजन उसमें होता है, उसके कारण इस सॉइल का रंग कैसा होता है, रेड कलर का होता है। जलयोजित होने के कारण ये पीली दिखाई देती है। देखिए रेड और येलो ये दोनों सोइल क्या है, एक ही होती हैं, लेकिन इसके कलर में क्यों डिफरेंस होता है? रेड इसलिए होती है क्योंकि इसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है, और येलो किस लिए होती है, जलयोजित होने के कारण। मतलब जलयोजित मतलब जब वो हाइड्रेटेड होती है, उसमें जब पानी मिक्स हो जाता है रेड सॉइल में, तो पानी मिक्स होने के कारण उसका कलर रेड से बदलकर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो इस तरह से जलयोजित होने के कारण यानी पानी मिक्स होने के कारण ये सॉइल किस कलर की दिखाई देती है, येलो कलर की दिखाई देती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं उर्वर होती हैं। देखिए जो महीन कण होते हैं यानी जो फाइन ग्रेन्ड होते हैं, महीन कण वाली जो मिट्टी होती है, लाल और पीली मिट्टी, वो कैसी होती है, वो उर्वर होती है यानी फर्टाइल होती है, वो फर्टिलिटी उसकी अच्छी होती है, अच्छा वहां पर क्या है, प्रोडक्शन होता है। इसके विपरीत यानी इसके अपोजिट मोटे कणों वाली यानी जो कोरैस जो ग्रेन्ड होते हैं, मोटे कण जो होते हैं, उच्च भूमि की मृदाएं अनुवर होती हैं। लेकिन जो उच्च भूमियां होती हैं, मतलब जो जैसे हमारा जो पेनिनसुलर एरिया है, वहां के मोटे कणों वाली जो उच्च भूमियां होती हैं, उसकी जो मृदाएं होती हैं वो अनुर्वर होती है, यानी उसमें वो फर्टाइल नहीं होती, पुअर इन फर्टिलिटी उनकी होती है। तो इस तरह से मृदा का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लोहे का क्या है, डिफ्यूजन होता है। येलो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर उसमें पानी मिक्स होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में वो हो जाती है, इसलिए वो येलो दिखाई देती है। और महीन कण वाली फर्टाइल होती है और जो मोटे कण वाली होती है वो अनफर्टाइल होती है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। देखिए सबसे पहले जो हमारी एल्यूवियल सोइल है सबसे ज्यादा फर्टाइल वो होती है। जैसे जैसे हम सोइल का क्लासिफिकेशन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी में क्या है, डिफरेंस आता जाएगा, वो डिफरेंस क्या है, नीचे आता जाएगा। सबसे पहले हमने एल्यूवियल सोइल पढ़ी, उसमें क्या है, फर्टिलिटी भी ज्यादा थी, उसमें पोटाश की मात्रा ज्यादा थी, सारे न्यूट्रिएंट कंटेंट, मिनरल कंटेंट सबसे ज्यादा क्या है, एल्यूवियल सोइल में पाए गए थे। नेक्स्ट हमने ब्लैक सोइल देखा, ब्लैक सोइल में एल्यूवियल सोइल से थोड़े से कम न्यूट्रिएंट पाए गए। इस तरह से उसके बाद हमने रेड, येलो, ये वाली जो लाल और पीली मृदा देखी, उसमें ब्लैक सॉइल से कम न्यूट्रिएंट पाए गए। तो इस तरह से क्या है, सबसे ज्यादा इंडिया में फर्टिलिटी किस सॉइल में होती है, वो एल्यूवियल सॉइल में होती है। सेकंड ब्लैक सॉइल, थर्ड रेड एंड येलो सॉइल। इससे आगे जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस आता जाएगा। क्वालिटी मतलब उसके गुण, उसकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी, क्वांटिटी मतलब वो क्या है, धीरे धीरे क्या है, उसका एरिया कम होता जाएगा। तो इस तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग में इस लेसन में क्या देखा कि मृदा क्या होती है, किस तरह से मृदा बनती है, वो सारा हमने देखा। फिर हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा, किस तरह से मृदा को किस किस बेसिस पर, टेक्सचर के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन किया। एंशिएंट पीरियड में उर्वरा और ऊसर, इस टाइप से उसका क्लासिफिकेशन किया। फिर
साइंटिफिकली तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर जो ये रेड एंड येलो सॉइल और ब्लैक सॉइल यहाँ पर कंप्लीट होती है। इससे आगे जो क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इतना टॉपिक, इतना चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।